अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने 47 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर मैं सिर्फ जनवरी के महीने की बात करूं तो महंगाई की शरह 27.55% रही, जो कि 1975 के बाद अब तक की बुलंद तरीन सतह है। IMF को अगर राजी करना है तो IMF की सख्त शराइत को भी मानना होगा और इन शराइत को पहले पार्लियामेंट ले जाकर उनसे मंजूरी भी लेना होगी अरकान पार्लियामेंट से। ये भी कहा गया है IMF की जानिब से। तो पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत IMF की जो शराइत हैं उनको बर वक्त पूरा कर पाएगी और क्या पार्लियामेंट में जाकर मंजूरी भी मिल जाएगी? वुड एवरीबडी एग्री अपॉन इट? देखिए, मुझे ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें एक शर्त ऐसी भी है कि जनाब तमाम सरकारी अफसरान के असासा जात की तफसीलात पाकिस्तान के अवाम को बताई जाएँ। मैं बहुत मुतमिन हूँ, खुश हूँ। मैं जब हम बात करते हैं सरकारी अफसरान तो इसमें सिविलियन भी हैं, फ़ौज वाले भी हैं, सब हैं। यार हमें भी तो पता लगे कि ये 22वें ग्रेड के लोग जो हैं इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है, क्या तरीका है उस पैसे का, कितने टैक्स देते हैं। फिर तो इनके साथों में गाड़ियाँ भी आएंगी, बंगले भी आएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी। तो फिर पता लगेगा पाकिस्तान को लूट कौन रहा है और पाकिस्तान को इस किनारे तक पहुँचाया किसने है। आपको तो आदत पड़ गई ना सियासतदानों को गाली देने की। मैं इस मामले में IMF के साथ हूँ। मैं इस मामले में भी IMF के साथ हूँ कि ये जो दुकानदारों पर टैक्स की वो बात करते हैं कि टैक्स कलेक्ट करो, मैं बिल्कुल उसकी हमायत करता हूँ। बाजार ये लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आप कॉफ़ी पीने जाएं, 2 आदमी, 3,000 रुपये का बिल आपकी टेबल पे पड़ा होता है और उसमें कोई GST पता नहीं देते भी हैं या नहीं देते हैं। मैं तो बिल्कुल इस बात में उनके साथ हूँ। मैं IMF की ये शर्त मानने को भी तैयार हूँ कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यू ये बताएगा फिगर, क्योंकि ये माहिर है, इसको याद है फिगर, वो पैसे इकट्ठे करके दे। और ये बिल्कुल PJ सही कहता है कि कोलेटरल की बात की जाती है। अगर आप कोलेटरल नहीं देंगे तो वो आपको पैसे काय को देंगे जब आपको पैसे वापस करने की सलाहियत ही नहीं है। और सलाहियत के नतीजे में हम गरीबों का खून चूसा जा रहा है। हम तमाम महंगाई का जो दबाव हमारे पे है इन लोगों पे होना चाहिए ना, जिनके पास 6-6, 7-7 कारें सरकारी और गैर सरकारी हैं। मैं एक वो पढ़ रहा था, ये MNA MPS की तनख्वाहें थी यार, बिला मुबालगा वो कई अरब रुपए हैं। पहले मैं समझता था कम है। तो क्या ये MNA MPS मासवाई वो जो बिल्कुल फ़कीर और गरीब हों, जिनके घर में खाने को रोटी ना हो, उनके अलावा कम से कम बाकियों को तो चाहिए कि 2 साल के लिए तनख्वाही ना लें, कम से कम कुछ 10-20 अरब रुपया तो बचाए ना। तो I am with IMF ऑन दीज इश्यूज। बिल्कुल ये फ्री लंच नहीं हो सकता अब। सर, हुकूमत भी यही कह रही है कि IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि हम चाहकर भी रिलीफ नहीं दे सकते। नवीद चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, इसमें बुनियादी बात हमें याद रखनी चाहिए कि जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था तो उसी दौरान हुकूमत में शामिल अहम शख्सियात ने ये पॉइंट उठाया था कि शराइत बहुत कड़ी हैं, इन्हें नरम करवाया जाए। ज़ाहिर है वक्त की बात होती है, माजी में ऐसे बिल्कुल हुआ है, गो कि आप कर्जा लेने ही गए हैं, आपने उनसे डिस्कस किया है, मुल्क की सूरत हाल बताई है, तो शराइत में कुछ ना कुछ नरमी हुई है। इसकी मिसालें मौजूद हैं। इस मरतबा जो मुआहदा किया गया उस पर सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा ने बड़े खुले एतराज़ात किए वफाकी काबीना के इजलास के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो शराइत आप मानने जा रहे हैं, इसके नतीजे में एक तो हम माशी बहरान में मज़ीद धंसेंगे, IMF में आप पास चले जाएं उसके तो फिर निकलना मुश्किल होता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी जीरन हो जाएगी, इनको थोड़ा सा आप उनसे गुफ्तगू करने के बाद नरम करवाएं। वो इतना ग्रां गुजरा बाज़ शख्सियात को मशवरा कि उन्होंने यूनुस ढाका साहब को उनके ओहदे से हटा दिया और बड़े ये अफसोस की बात थी। यानी कि उस वक्त भी बादशाह लोग ये कह रहे थे कि शायद नरम कराओ, बहरहाल मुआहदा हो गया। अच्छा, ये चीज़ अब एक पल्ले से बांध ले और पूरा पाकिस्तान इसको जान ले कि जब एक मुआहदा हो जाता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
वो रियासत के साथ होता है। वो उसमें किसी फर्द ने तोड़ा, किसी सेक्रेटरी ने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा, वो आप उस पर नहीं जा सकते, वो हो गया। अब मामला क्या है, एक चीज़ और अच्छी कह दी उन्होंने, जहाँ उन्होंने ये कहा कि ग्रेड 17 और उसके ऊपर वाले अफसरान उनके अहल खाना के साथ से डिक्लेयर करें, साथ उन्होंने कहा जी टास्क फोर्स भी बनाएं। लेकिन बहुत अच्छी बात जो की, जो बतौर तालिब इल्म मैंने नोट की और बहुत ही बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा जी कि बिजली के बिलों की वसूली 100% होनी चाहिए। ज़ाहिर है, क्यों बंदा मुफ्त कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये चोरी कैसे करे आदमी। उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी कंपनी है तकसीम कार, उस इस हवाले से उनकी कारकर्दगी बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श है। आपको 100% बिल लेने होंगे, लाइन लॉसेस पर काबू पाना होगा। ये कितना बड़ा काम है, बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत है, ये हो जाएगा। एक अब सुई गैस है, उसके वाले से भी कल वो मुज़ाकरात करेंगे, पेट्रोलियम के वाले से भी मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, जिसमें टैरिफ आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब IMF के सिवा कोई और रास्ता नहीं है और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। ये मंजर तो हमारे सामने है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सारी सूरत हाल के बाद जिस वक्त डॉलर पाकिस्तान में आते हैं, तो एक मरतबा कारोबारी सरगर्मियों को इस अंदाज से फ़रोग दें, LCs खुल जाएँ। और देखें, बहुत सारे बैंकार हैं, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जो कहते फिर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको मोहर लगा देंगे। अब ये शायद स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी आएगी, गैर एलानी है। आप अपनी जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाना चाहते हैं या डॉलर बाहर भेजना चाहते हैं किसी और तरीके से भी, वो आप कर लें। करना पड़ता है ना हालात के दायरे के तहत। तो कारोबारी सरगर्मियाँ अगर शुरू हो गई तो उससे कम से कम रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, महंगाई अब नहीं टलेगी। सर, आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन अगर हम IMF की शराइत पर मिनवान अमल करें तो फिर ज़रूर कोई सबब पैदा हो सकता है। पीछे सर, मैं इसहाक डार की बात करना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि अगर हम बदइंतज़ामी देख रहे हैं, LCs नहीं खुल रही, तो इसकी जो वजह है वो साबका हुकूमत की बदइंतज़ामी है। क्या ये ब्लेम गेम चलता रहेगा? देखें, ये जो साबका हुकूमत है वो नहीं है, ये आई वुड से ओवर अबाउट 50 ईयर्स ये जो इशू आ रहा है ये उस वक्त का। आप पिछलों का ब्लेम, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड SOP है कि जी पिछले ये कर गए, वो कहते हैं पिछले वो कर गए। ये आपकी एक नॉर्मल रूटीन बोरिंग स्टोरी है। द क्वेश्चन इज़ कि आज हमारे पास एक गवर्नमेंट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लेके आई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मैंडेट कि हम इसको बेहतर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से पाकिस्तान बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। और क्यों इफ़ेक्ट हुआ है, जो भी आई थिंक एक थोड़ी सी रोशनी डाली है इफ्तिखार ने, जब तक आप पूरी कौम को टैक्स नहीं करोगे आप इस मुसीबत में डलते रहोगे। और हम जो है इस वक्त एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट पड़ी है, मैं आपको बड़े अंडरलाइन करके कहता हूँ, चपेट पड़ी है। कभी लेंडर आपको कहता है कि अपने ब्यूरोक्रेसी के एसेट्स बताओ, व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग यू आर करप्ट, ही सेइंग यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। और अगर आपने हमसे पैसे लेने हैं, इनके पहले बताओ क्योंकि पैसा जाता कहाँ है। ये इनडायरेक्टली उन्होंने यही आपको कहा है, और क्या आपको कहा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ मैं समझता हूँ, ये हम बात जब हम करते हैं कि एक्सपेंस बढ़ता ही रहेगा। आपको याद है अयूब खान के ज़माने में 4 आने चीनी बढ़ गई थी तो उसकी गवर्नमेंट चली गई थी, उसको पता नहीं किस किस नाम से लोग पुकारते थे। तो आज जो है हमने एक चीज़ को सोचना है कि हमारी एक फ्लक्चुएटिंग इकॉनमी है, इस फ्लक्चुएशन को और फ्रैक्चर्ड इकॉनमी को हमने स्टेबलाइज करना है। वो कैसे करना है? हर चीज़ आपकी डिपेंडेंट है किस पे? वोट बैंक पे। कि अगर आपने यहां टैक्स लगा दिया, ओ जी मेरा वोट बैंक चला जाएगा, यहां फाइन लगा दिए, ओ जी वोट बैंक चला जाएगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज को आप वोट बैंक को रखें साइड पे। आपने, वो कहते हैं ना, यू हैव टू बी क्रूल टू बी काइंड। जब तक आपने ये एटीट्यूड्स नहीं रखा, मैं समझता हूं कि आप नहीं करेंगे। और हमारी सबसे बड़ी जो फ्लॉ है वो आपकी होर्डिंग है। आप होर्डिंग हर चीज़ शुरू कर देते हैं। जब आप होर्ड करते हैं, प्राइसेस इधर से बढ़ जाती हैं, इधर से बढ़ जाती हैं। फेलियर किसका है? ये ब्यूरोक्रेट का है। इसको देखो ना, ये हम रमज़ान बाजार लगाते हैं, प्राइसेस कोशिश करते हैं, वहाँ भी नहीं होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। हम ये 365 दिन क्यों नहीं कर सकते भाई? वाई ओनली 30 days? We have to maintain this 365 days for the betterment of the people, जो कि हम नहीं करते। ये भी इसको हम पॉलिटिकल बना देते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मुनीज़, आप 365 डेज नहीं करेंगे, क्यों? वो देखो जी इन्होंने बेड़ागर कर दिया। 30 दिन आप कर लोगे क्योंकि आपके पास एक रिलीजियस एक कवर है कि जी रमजान के अंदर आपने कर दिया है, देखो जी उन्होंने ये कर दिया। लेकिन बाकी महीनों में नहीं करोगे क्योंकि वहां आपका वोट बैंक इफेक्ट होता है। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुआ IMF की शराइत पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करवाया तो जा रहा है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, अगर IMF की शराइत मुकम्मल तौर पर मान ली जाती हैं तो फिर क्या इस्तेहकाम आ जाएगा?
आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपने ताखीरी हरबे अख्तियार करके 4 महीने में जो मीशत का हाल किया है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि आप IMF की शराइत ना माने। IMF है क्या चीज़? एक मॉनेटरी फंड है। मॉनेटरी फंड वो सर्टिफिकेट देता है जिससे पूरी दुनिया उसे एक्नॉलेज करती है कि ये मुल्क अब रिफॉर्म्स की तरफ चल पड़ा है, इसकी रिकवरी ठीक हो जाएगी, इसलिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दोस्त ममालिक उसको कर्जा देना शुरू कर देते हैं। आपने तो अपनी मईशत का इस तरह बेड़ा गर्क किया कि आपके दोस्त ममालिक को आप पे ट्रस्ट खत्म हो गया। क्यों? कि आपने डॉलर को जब होल्ड किया, उसका नुकसान क्या हुआ? सट्टेबाजी को फरोग मिला, हुंडी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ा, आपकी एलसीज बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, लेकिन आपकी हरदर्मी थी। एक तरफ आप मिफ्ता को हमारी जो मुस्तकबिल की जो लीडर हैं, इन मेकिंग हैं, वो कहती थी कि मिफ्ता ने ये कर दिया, और दूसरी तरफ कल कह रही थी कि इस पे डार साहब पे एतमाद करें जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। बुनियादी तौर पे ब्लेम नहीं कर सकते सर आप। अच्छा, सवाल कुछ फिलहाल जो ब्लेम करने के काबिल है ना, जिन्होंने कुर्सी संभाली है, जो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, ब्लेम उन्हीं को जाएगा। आप पिछलों को ब्लेम नहीं कर सकते, जिनके हाथ में आप गला है, जिनके गले में उनको ब्लेम ना करें, IMF का मैदा तोड़ाने के लिए वो प्लान बुनियादी तौर पे बात यह है कि महंगाई का जो तूफान पिछले 8 महीने में इस मुल्क में आया है, वो तारीख में नहीं आया, यह रिकॉर्ड पे है बात। इसका ब्लेम मैं डाल दूं अब किसी और पे, तो भाई आप ब्लेम लेने के लिए आप हुकूमत में आए क्यों थे? आप तो तजर्बेकार थे। एक सेकंड, आप तो तजर्बेकार थे, आपको तो हर चीज का पता है। सारा कुछ आइन के तहत हुआ, आईनी तरीकाकार के तहत हुआ। मैं कब कह रहा हूं कि गैर आईनी हुआ? असल बात यह है कि इस मुल्क से ये हमारे जो लीडर हैं, ये झूठ बोलते हैं। इसी झूठ की बुनियाद पर IMF आज आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आज से 1 साल पहले IMF से आप कमिटमेंट करते थे तो चीजें हो जाती थी। अब वो कहते हैं अमली तौर पे सारे काम करोगे, उसके बाद हम अप्रूवल देंगे। ये है आपकी इंटरनेशनल, आपकी क्रेडिबिलिटी रह गई है। देखना, क्वेश्चन ये है कि आपने मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, तो आपके जो खर्चे हैं उसके मुताबिक आपका रेवेन्यू होना चाहिए। जहां जहां आपकी कमी कोताही है, उन कमी कोताहियों को दूर करें, चाहे वो बिजली में है, चाहे गैस में, चाहे टैक्स कलेक्शन में। फिर कैसे अमली तौर पे करना पड़ेगा ना? और कौन से डायलॉग से करना है? पॉलिसी से करेंगे। आप रिफॉर्म्स लाएंगे तो आगे चलेगी ना। ठीक है, IMF की शराइत पर जब तक अमल नहीं होगा, उसके बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, उसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से। आप साथ रहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। शेख रशीद को आज अदालत में पेश किया गया। शेख रशीद ने यह भी कहा कि जो भी इमरान खान कहता है ठीक कहता है, यानी शेख रशीद अभी भी उस बात पर कायम है जो इल्ज़ाम इमरान खान की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाया गया था। मैं चाहूँगी पीजे सर आप इस बात की वजाहत कर दें कि शेख रशीद ने जो भी बयान दिया वो किसके कहने पर दिया। देखें, ये जो शेख रशीद का बयान है, इसमें आई डोंट थिंक द पुलिस शुड कम इन टू इट। ये लाइबलस एक केस है, और जब आप किसी, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट के मतलब कोई बात की है, और अगर गैर मुनासिब बात है तो ही शुड गो टू द कोर्ट। द कोर्ट्स शुड डिसाइड, रादर के हम एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अगर कोई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कहते हैं आपने हमारे साथ गलत काम किया। सो दिस शुड गो टू द लाइबल कोर्ट एंड दैट इज़ वेयर इट शुड बी डिसाइडेड। अब हर बंदे को हम पकड़ के अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, ट्रस्ट मी, वी विल लूज कॉन्फिडेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि अगर आप किसी तरीके से किसी की बात करते हैं बाहर, वो पुलिस नहीं पकड़ती, आपको कोर्ट में ले जाते हैं, वहाँ आपके खिलाफ केस हो जाते हैं, और दोस केसेस आर फार मोर डेंजरस। रादर यहाँ अरेस्ट करके वो बेल हो जाती है, बेल होके फिर आप उस बैक टू स्क्वायर वन। सो मैं समझता हूँ कि ये जो लाइबल लॉज हैं हमारे पास, इनको बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एक दूसरे के अगर ऊपर आपने कुछ भी कहना है, अगर तो आपके पास कोई सब्सटैंशियल क्या कंप्लीट प्रूफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ इट इज़ अ लाइबलस केस। तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो उठता है कुछ कह देता है जी आसिफ जरदारी ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़।
वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल एंड सेन इन दिस मैटर कि जब तक आपके पास 100% लीगल प्रूफ नहीं है आप इस तरह की बात ना करें, क्योंकि फिर आपके ऊपर हर किस्म का दिफा भी लग सकता है। हाँ जी, इंसाइटमेंट, फिर उसके बाद आप कह लो कि अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। द क्वेश्चन इज कि इस तरह के फिर कॉनोटेशंस आप उस वक्त लेंगे कि जब आपके सर पे एक दहशतगर्दी भी बैठी हुई है और दूसरा हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। सर, शेख रशीद साहब का जो ख़त था वो भी आपने पढ़ा, पहले बयान दे देते हैं, फिर उसके बाद जब रिटर्न में चीज़ सामने आती है तो उसके अंदर तो कहीं भी वो शवाहिद देने की पोजीशन में नज़र नहीं आते। इफ्तिखार साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल आइडिया करना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद को साबित करना होगा कि आसिफ जरदारी के कत्ल का प्रोग्राम किसने बनाया, किसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, आसिफ जरदारी के अलावा उसमें और कौन कौन शामिल हैं, और किसको पैसे दिए गए हैं, और किन की खिदमात हार की गई हैं। सीरियस इल्जाम है, इसे सीरियस, ये एक बहुत संजीदा इल्ज़ाम है और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह है, खुदा न खास्ता अगर कल कुछ होता है तो फिर हम क्या करेंगे। सियासतदानों को ऐसी बातें करते हुए सोचना चाहिए। और इसमें यह भी हो सकता है कि कोई चाहने वाला, आसिफ का कोई चाहने वाला नुकसान पहुंचा सकता है इमरान को, यस, और इमरान का कोई चाहने वाला जज्बाती नुकसान पहुंचा सकता है आसिफ को। क्योंकि एक आदमी ने, देखें, शेख रशीद कोई आम आदमी तो नहीं है। ही हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सिंस ईयर्स। ही हैज़ बीन ए मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर। तो उसकी बात में वज़न में लेता हूँ। अब उसको जाके अपने सबूत देने हैं, सबूत दे, प्रोवाइड करे, ताकि बात एक से दूसरे तक जाए, हम मुल्ज़मान तक पहुँचें, खुरा जो है किसी जगह पे लेके जाए। या इस किस्म की बातें जो करके इस मुल्क के अंदर पहले ही इतनी अनारकी है ज़हनी, उस ज़हनी अनारकी में और इजाफा किए जा रहे हो। सर, आई एम सॉरी बट आई वांट टू ऐड समथिंग। Please. ये इमरान खान वाला सिलसिला कहीं रुक सकता है? क्योंकि खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, कहा है कि निगरान हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है शेख रशीद वाले वो मामले पर। सियासी बात, देखो मेरे दोस्त, देखो वो बयान जो है ना इमरान का, वो एक सियासी स्टेटमेंट है। लेकिन ये बयान के आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल कराने के पैसे दे चुका है, वो क्या होता है यार हिंदी में? भत्ता। नहीं, वो होता है यार, तावान। सपारी दे चुका है। सपारी। और आज वो कहता है कि मैं वो बंदों को जानता भी है। दिस इज सीरियस मैटर। दिस इज, जो आप बात कर रहे हो ना कि इमरान ने इसके जवाब में कहा, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दिस इज ए वेरी सीरियस स्टेटमेंट बाय शेख रशीद। डायरेक्ट एक्यूजेशन, डायरेक्ट एक्विजिशन है, तो इसको सबूत देने पड़ेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान किसी का भी हो गया, वेदर इट इज इमरान और वेदर इज आसिफ, ये कौम का नुकसान होगा। कौम में लीडर्स नहीं पैदा होते भाई, मान जाओ इस बात को। बेनज़ीर की डेथ के बाद इस बात का यकीन कर लिया जाना चाहिए कि सियासत में अगर ऐसे लोग ख़त्म कर दिए जाए, एलिमिनेट कर दिए जाए, तो उस मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इसको कुछ ना करा जाए, इसके ज्यादती कोई ना की जाए। संजीदगी के साथ जो आपके माहिरीन हैं इंटरोगेट करने वाले, उनकी टीम बैठे और देखे और पहुंचे उस बात। और अगर शेख रशीद को कहीं पे लीड लिख के जाता है, फिर वो कोई भी है उन पे हाथ डाला जाए और कौम को बताया जाए। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन हमें वो वक्त भी याद है जब अरशद शरीफ के कत्ल पर फैसल वाबदा मंजर-ए-आम पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि ये सारी साजिश किसकी जानिब से की गई है। और अब शेख रशीद को भी जब मैंने सुना तो मुझे फैसल वाबदा याद आ गए। नवीद चौधरी साहब, आप बता दें कि ये असल में बात पीछे से जो खबर आती है इनके पास, वो कहाँ से आती है? देखें, बाज़ वाक़यात तो इस नोयत के होते हैं कि वो मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र में होते हैं। उसके बाद जब उनको सियासी तौर पर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है तो वो चीज़ें फिर ज़राए के हवाले से बता देते हैं वाक़या कैसे हुआ। फैसल वाडा साहब ने जो बात की, सिर्फ उन्होंने नहीं की, इस हवाले से DG ISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नदीम अंजुम साहब ने DG ISPR के हमरा, उसमें भी उन्होंने बताया था। और वज़ीर दाखिला जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं सारी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत की जानिब से, वो कह चुके हैं कि दो भाई वो हैं, एक साहब दुबई में, मैं नाम ना दूँ वक्त ज़ाया होगा, एक साहब और हैं, 4 बंदों को पकड़ेंगे सारा केस खुल जाएगा। और ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ को
कत्ल करने के बाद गाड़ी आया गया। अब तो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं तसलसल से और लोग उस हवाले से मफरूर हैं। यहाँ बात और हुई है शेख रशीद साहब की, ये तो हुकूमत की इतलात हैं, बंदे पकड़े जाएंगे, जाहिर है वाक़या कहीं और है, मामला कहीं और है। यहाँ ये कह रहे हैं, अच्छा पहली बात तो यह है कि शेख साहब अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ये स्टांस लिया था कि इमरान खान को कत्ल कराने के लिए आसिफ जरदारी साहब ने ये कुछ कर दिया और ऐसे ऐसे हुआ। इमरान खान ने अपने तौर पर बात की। अब वो कहते हैं कि जो इमरान कह रहा है मैं उसको सेकंड कर रहा हूँ, उस तरफ आ गए हैं। एक बात ये इंतहाई ख़तरनाक बात इसलिए है कि इसमें इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने, इसमें उन्होंने बताया कि एक पूरा प्लॉट पकड़ा गया है जिसमें कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीटीपी, जैसे कोई दाइश, इस तरह का मामला वो इन्वॉल्व है, उसको पैसे दिए गए हैं और दिए भी सिंध गवर्नमेंट के पैसों की मद में से दिए गए हैं और उसके बाद ये वाक़या हो जाएगा। ये देखें, झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब, सारी दुनिया जानती है, शेख रशीद साहब भी झूठ बोलते हैं, लेकिन इस तरह लोगों को इन्वॉल्व कर लेना कि जिसके नतीजे में शख्सियात की जाने मामला जाए। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपने गैर मोहतात गुफ्तगू की, सियासी वाले से भी मजहबी वाले से भी, उसको किसी सियासी मुखालफ ने एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो करते तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। आप अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब जिसने भी आपको ये मशवरा दिया है कि आप आसिफ जरदारी साहब का नाम ले दें, ये कर दें, वो कर दें, देखिए आसिफ जरदारी साहब तो वो हैं जो आपको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे। मैं आपको बताता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, हुकूमत भी पकड़ना चाह रही थी, एस्टैब्लिशमेंट तजब्बुर का शिकार थी, जरदारी साहब ने कहा नहीं पकड़ना, पकड़ने नहीं दिया तो गिला बना हुआ अंदर। वो कहते हैं कि मैंने सियासी तौर पर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करनी, वो नहीं करने देते, उनकी तो अप्रोच है। और इस तरह का घनौना इल्ज़ाम लगवाया और बात फिर वही है, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, कल को कोई वाक़या हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो पीटीआई की हामी है वो पीपल्स पार्टी में पड़ेगी। मुझे जावेद साहब का शेख रशीद साहब, सर एक बात, शेख रशीद साहब का जो मामला है ये इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने, आप समझें कि आग पर पेट्रोल डालने की कोशिश की है, अब वो झूठ बोल के बचना चाह रहे हैं इस मामले में। उन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी इंजॉय किया, ज़ियाद दौर में भी इंजॉय किया, नवाज दौर में भी इंजॉय किया। अब भी उनका ये ख्याल था कि अदालत उनको नहीं पूछ सकेगी, कोई नहीं पूछ सकेगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि ये जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक सदर के ऊपर, उसके बाद जब यहाँ पर बात नहीं बनी तो फिर वो कह रहे हैं कि इसमें नून लीग और राना सनाउल्लाह मुलव्वस हैं कि मुझे गिरफ्तार करवाया गया, जिस पर राना सनाउल्लाह ने वजाहत भी दे दी कि अगर आपका एहतसाब कर रहे हैं तो ये कानूनी अमल है, आपसे पूछताछ की जा रही है, कानूनी कार्रवाई है। तो जावेद साहब इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखो, हमारे इस वक्त सियासत का हाल ये है कि जो इल्ज़ाम तराशियाँ और तलखियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि बात वही जो 1965 से शुरू हुई थी गद्दारियों के मुकदमों से, वही गद्दारी के मुकदमे, वही पुराने सिलसिले चल रहे हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इन तलखियों को और इस खलफशार को थमना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि हम जिस लेवल पे एक दूसरे को लेकर जा रहे हैं उससे मामलात को संभाला दिया जा सके। असूली तौर पे तो जो शेख रशीद और इमरान खान ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं मैं उसको सेकंड करूँगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है अदारों की, अदारों को फुल फ्लैज इस पे काम करना चाहिए था। इसमें मैं समझता हूँ कि शेख रशीद को पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इन सबको कॉल अप नोटिस देना चाहिए था। आपने पकड़ के फवाद चौधरी का क्या कर लिया? 4 और पकड़ लेंगे, उससे क्या होगा? पॉलिटिकल खलफशार ही बढ़ेगा ना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और पॉपुलर होगी, उससे क्या मिलेगा? माजी के रवैये जिस तरह हम एक दूसरे से जब से इस सियासत को देख रहे हैं, जो हुकूमत में आती है वो अपोजिशन को पकड़ती है, जब वो हुकूमत में आते हैं वो दूसरों को पकड़ना शुरू करते हैं और हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है सिवाय टाइम जाया करने के। तो बेहतर यह है इस मामले को सुलझाने के लिए, सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए अदारों को मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। और इससे भी एक और इंपॉर्टेंट बात, और इन सियासतदानों को भी आप समझ जाना चाहिए कि अदारों पर इतना बोझ मत डालें, अपनी सियासत का बोझ इन पर मत डालें कि ये अदारे भी जवाब दे दें। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, और जहां तक रही ये इल्ज़ाम तराशियों की बात, इससे सिर्फ और सिर्फ अदम इस्तेहकाम ही आएगा। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। साथ रहिए। ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। पीजे सर, क्या आप बता सकते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किल में पड़ गई है? ये कोई मुश्किल नहीं है। इसका अगर इन्होंने कोई सीरियस लिया कोई स्टेप,
तो सिर्फ इनके फंड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, प्रोवाइजो कि वो फंड्स गलत जगह से आए हैं। देखें, पाकिस्तान के बाहर बड़े बड़े लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करते हैं, और कई दफ़ा कंपनीज होती हैं, आप वियतनाम ले लें, ग्रीस ले लें, कहीं ले लें, तो जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं सारे मिल के पूल करके बंदे वहाँ उनको पैसे भेजते हैं। तो अब आप कहें, हाँ जी वो उसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उसको आप फॉल्ट लाइन लाए, ये गलत बात है। ये देखो, as long as the money is coming open via banks and transparent, there is nothing wrong in it. जो मर्जी आप पैसा लाओ, ये लीगल है, ये आप पढ़ें इनके जो लॉज हैं। अगर आपने इसको पॉलिटिकल बनाना है तो इसके अंदर फिर हर पार्टी फंसती है। मेरे पास सारों के नाम है, ये भी मैं आपको बता दूं। नाम दे दें, नहीं नहीं छोड़ें, दरखास्त दे दें, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो क्यों दें? मैं क्यों दूं? वो क्यों दें? इलेक्शन कमीशन खुद करें। नहीं, ये दे दे। सर बात यह है कि अगर हम एक गलत रूट पे चल रहे हैं, क्यों गलत रूट पे चल रहे हैं? बाहर के पाकिस्तानीज हैं, अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से, तो ये जो कैंसर अपील है, सारा पैसा तो बाहर से आया हुआ है। अमेरिका में आप भी रहते हो सर, वहां डिक्लेयर $500 अ प्लेट होता है उधर, और उसमें पाकिस्तानियों ने किया हुआ है। सुल्तान लखानी वन ऑफ द बिगेस्ट अटलांटिक काउंसिल का जो मेंबर है, वो उसने ओबामा का खाना डिक्लेयर किया होगा अपने अकाउंट्स में। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर इन्होंने नहीं किया तो इनको बोले दैट इज द प्रॉब्लम। कर दें जी, कर दें इसके अंदर। इफ्तिखार साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुस्तरद किया, और अब की अगर मैं बात करूं तो कानूनी हक रखता है इलेक्शन कमीशन हर किस्म की कार्रवाई करने का। तो फिर आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अब क्या होगी? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये हर वक्त अदालतों में जाती है और उसका हक है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन फिर एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे फिर अपीलें भी ख़त्म हो जाती हैं, एंड देन उस अदारे को एक फ़ैसला करना होता है, वो फैसला करेगी। अब ये डिबेट जो है ममनुआ और गैर ममनुआ, ये रिजॉल्व हो गया। इस पर कितने साल केस चला है? साल केस चला है, और ये नहीं है कि इमरान खान की जमात को सफाई का मौका ना दिया गया हो, या इसको वकील करने की इजाज़त ना दी गई हो, या इसको डॉक्यूमेंट पेश करने की इजाज़त दी। इन्होंने एक और मुतालबा किया था कि जी आप हमारा तो 7 साल के बाद फैसला कर रहे हैं, तो आप ABC वाली पार्टी का भी फ़ंड चेक करें। बिल्कुल उनका राइट था ये बात करने का, लेकिन जो सज़ा इनके लिए तयन की जाएगी, ये उस सज़ा को भुगतें, और ABC की जो सज़ा बनेगी वो ABC भी भुगतेगी। सिंपल सी बात। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ रिटर्न फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कहीं नहीं जाती तहरीक इंसाफ, आप बेफिक्र हैं। कानून से बाला तो कुछ नहीं है ना? कानून से बालातर कोई भी नहीं है 24 करोड़ आवाम में, बेफिक्र हो जाएं। आपने जो एक बात की थी ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हक रखता है, तो उसको इस तरह कह लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हक रखता है इंसाफ करने के लिए, चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ PTI नहीं सर, सिर्फ नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है। ठहर जाएं, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है ना, केस तो उसका चल रहा है ना, फैसला अभी किया, फाइल किसने किया है? फैसला तो उसी का चल रहा है ना। इफ्तिखार साहब, बात यह है कि ये कौम इतनी अब बेवकूफ नहीं रही कि आप ये कहें कि सिर्फ एहतसाब PTI को होगा, फॉरेन फंडिंग केस भी इसका होगा, तोशाखाना भी इसका होगा, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स का ना कोई तोशाखाना था, ना उनके कोई अकाउंट थे, उनकी पार्टियों के ना फंड्स थे, उन्होंने तो बस हवा में ही उनकी पार्टियां चली हैं। ऐसे नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एहतसाब इंतकाम है? बिल्कुल इंतकाम है ये, और ये पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से रवैया रहा है। हम जो पहले बात कर रहे थे, हमने इन रवैयों से को खत्म करना है। अगर हमने एहतसाब करना है, अगर आपने ऑडिट करना है ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का करें, सबका इकट्ठा अनाउंस करें, सारी डिस्क्वालीफाई होती है, सबको डिस्क्वालीफाई करें। क्यों नहीं करते हम? सिर्फ एक पार्टी को सिंगल हैंडेडली आप आइसोलेट करके करेंगे तो ये कौम समझने वाली है। अब कोई बेवकूफ नहीं रही, या 2023 रही है। तोशाखाना में भी आपने यही हाल किया, जब आपकी बारी आई तो आपने कहा नहीं हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो फिर करें ना। तो मेरा तो सवाल ये, चाहे वो इमरान मैं ये कहता हूं, चाहे PTI हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे असद, कोई भी हो, सबका इक्वालिटी के साथ होना चाहिए। ये जो टेरियन वाइट का केस है, ये लॉयर देख रहा है, बहुत सीरियस बड़ा लॉयर है। इफ्तिखार,
ये केस खत्म हो गया था। अच्छा पीछे कितने साल से ये चल रहा है अब बताइए? बड़े बड़े सालों के 20 साल से ज्यादा हो ये- गया। जावेद साहब, let's complete, please. एक महीना पहले ये शख्स जो देख रहा है, इसको एक लेटर मिल गया जो कि इमरान की तरफ से था, और उन्होंने, क्योंकि पहले इमरान वाज नॉट डिफेंडिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ वन लेटर व्हिच दे फाउंड, नाउ द केस वो इज ओपन। शख्स ट्रेवल किया, एवनफील्ड गया, उधर तैयारी हुई, सर तैयारी लेट होकर केस अस फाइल हुआ। कम बैक टू द टॉपिक। नवीद साहब, आप इस पर क्या मुझे कहेंगे? दोनों केसों में बात करनी है। दोनों केस बहुत संगीन है। 6 साल तक इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस से भागते रहे। जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा इस केस को ना लगने दो, जो उनके ताज़ा इंटरव्यूज उनमें। इंतहाई खतरनाक केस है। इस केस की आप अहमियत का अंदाजा लगा। एक सेकंड यार, आप बात कर लेने दें। आप कर लें या मैं कर लेता हूँ। इमरान खान इससे ऐसे भागे, पंजाबी मुहावरे के मुताबिक, जैसे कौवा गुलेल से भागता है। ये इसलिए खतरनाक केस है कि 34 गैर मुल्की कंपनी से फंड लिए गए। वो जो फंड लिए गए वो किस नाम पर लिए गए? शौकत खाना के नाम पर भी लिए गए। जी, वोटन क्रिकेट क्लब का जो मामला है, अबराज ग्रुप का जो मामला है, यहां इस्तेमाल कहां हुए? आके सियासत में। बीच में मामला, अच्छा यूएई से फंड लिए, वहां से जो फंड ले रहे थे उन दिनों CPI का मामला खड़ा हुआ था, वो किस जरिए से पाकिस्तान आए। अब ये साबित ये करना है कि मनी किस जरिए से यहां आई। एक फिर उन ममालिक के अंदर जो केस है वो ये बनेगा कि यहां जो कलेक्शन हुई, देखें FATF में आप ऐसे नहीं फंसे, बिला वजह नहीं फंसे, कुछ चीजें थी तो फंसे ना, कि यहां कलेक्शन किस नाम पर हुई और आगे किस नाम पर गई। आपको पता ना कि आरम नकवी अरेस्ट है, एक वो केस भी है। अब ये और ये गए, जब ये हाईकोर्ट में क्यों गए? क्योंकि जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा कि भी ये तो ममनुआ फंडिंग हो गई है, ये केस सामने आ गया, सारे का सारा डिटेल आ गई, जुजियात। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि कोई ना कोई जज मेहरबान बैठा होगा, वो फारग कर देगा। वो फारग ना हुआ और उन्होंने कहा कि ये मामला ठीक है, आप अगली कार्रवाई करें। कार्रवाई होगी। एक टेरियन केस क्रिस्टल क्लियर केस है। नंबर 1, बगैर शादी के आप बच्ची पैदा करते हैं तो आप आइन के बास्टर्ड के तहत तमाम उम्र के लिए नाअहल हैं। ठीक, सही, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। ठीक। अगर आप कहते हैं कि मेरी बेटी है, आपने डिक्लेरेशन में जाहिर नहीं की और किसी में भी नहीं की, 18 के इलेक्शन में ना रहे, उससे पहले भी, तब भी आप बास्टर्ड के तहत नाअहल हैं। उसमें तीसरा कोई रास्ता नहीं। ये केस क्लोज नहीं हुआ था, बल्कि बड़ा लतीफ़ा हुआ कि जब दरखास्त गुजार केस लेकर गया तो उस वक्त फवाद चौधरी, शेख रशीद पहले बता देते थे कि फैसला क्या होगा। उन्होंने कहा ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। यही हुआ। इस वक्त जो जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने दरखास्त गुजार को कहा, खबरदार अगर आइंदा ऐसा केस लेके आए मैं तुम्हें जुर्माना कर दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, बजाय ये कहने के कि तुम वो कागज लेके आओ, अगर ये उनकी बेटी है तो सर्टिफिकेट दो, अगर नहीं है तो हम DNA का ऑर्डर दे देते हैं। कानूनी कार्रवाई करने के बजाय ये जुमला कहा गया हाफिज एहतशाम को, उन्हें कहा गया कि खबरदार दोबारा ऐसी दरखास्त दी, जुर्माना कर देंगे। आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क में हो गया रहा था। भी सिंपल सा केस है, अगर आपकी बेटी नहीं है आप इनकार कर दें, वो साबित कर देंगे। अगर आपकी बेटी है तो आप कह दें, आप खिलाफ केस आ जाएगा कि बगैर शादी की बेटी पैदा हुई है। दोनों सूरतों में नाअहल है आप। तीसरा रास्ते कोई नहीं। मजाक पीटी के लिए कि इदारों ने कानून के धजिया बिखेरने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शो कॉज जारी किया गया था PTI को, वो अभी भी बरकरार है और पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग भी निकलेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत अल्लाह ने के बाद।